नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए गणित का जो अध्याय 4 है, आपका चैप्टर 4, इस द्विघात समीकरण का हम लोग थ्योरी को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके थे। उदाहरण के सहित जो भी थ्योरी होना चाहिए, थ्योरी को अच्छे से कवर कर लिए थे। अब इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी वाले बुक से, जो आप बीटीसी भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी वाले बुक से प्रश्नावली 4.1 है ना, इस प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में खत्म कर लेंगे अच्छे से। आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है इसी प्रश्नावली से। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्टिव बनता है, कौन सा सब्जेक्टिव बनता है, जो प्रश्नावली में चलेंगे तो आपको बताते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 1 का कहना है आपसे ये है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब यही सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। कैसे? तो देखिए 2 टाइप से पूछेगा। पहला क्वेश्चन टाइप ये रह सकता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन द्विघात समीकरण है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बताना रहेगा कौन द्विघात समीकरण है। दूसरा ये कि निम्नलिखित में बताइए कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर से 4 ऑप्शन दे देगा, बताना रहेगा कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो याद कीजिए, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस टाइम आपको एक हम टॉपिक पढ़ाए थे, द्विघात समीकरण का पहचान। वहाँ ये बताए थे द्विघात समीकरण के पहचान में कि अगर चर का घात मैक्सिमम पावर 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा अथवा द्विघात समीकरण नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करना है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होना न होना बस इस बात पे निर्भर करता है कि उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए देखिए सवाल, इसको हम सरल करते हैं। यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 है। इसका a + b का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, फिर देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2 × a और गुने हो जाएगा b बराबर, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 2x और 3 दूना हो गया 6। उसको उठाकर इधर ले आइए। जैसे ही इधर लाएंगे तो x² का x², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आपका x हो जाएगा। 2 × ये x, ये 2 × x × 1 तो कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x - 6। ठीक है, सरल कर लीजिए। देखिए यहाँ भी 2x प्लस का, यहाँ भी 2x, 2x से 2x कट जाएगा, उधर -6 इधर आएगा तो +6। जब आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिखा जाएगा, x² + 1, ये इधर से इधर आया तो +6 = 0। x² का हो गया x² और 6 ये कितना हो गया 7 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो कहिएगा बिल्कुल द्विघात समीकरण है। कैसे द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे जो चर x है ना, इस चर का अधिकतम पावर कितना है, 2 है। 2 होने का मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लिखे, नीचे लिखेंगे अतः, आप लोग फेयर कीजिएगा तो इस टाइप से बनाइएगा। यही सवाल एग्जाम में आएगा तो ये सब लाम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं, x + 1 का स्क्वायर है, पावर 2, मतलब यहाँ भी x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लाम झाम करने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन अभी सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका अच्छा से फेयर कीजिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा ताकि लास्ट समय में काम दे। रही बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग लास्ट में मॉडल सेट वगैरह करेंगे तो वहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन पढ़ना सीखेंगे कि कम समय में जल्दी से किसी भी सवाल को जल्दी से कैसे हल करें। ऑब्जेक्टिव में क्या, इस सवाल आएगा तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे ऐसे, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं ज्ञान के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे समझते चलिए। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल है। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट समीकरण या अतः दिया गया समीकरण द्विघात है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यही आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि कौन द्विघात समीकरण है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो जांच करने पर क्या निकला कि ये द्विघात है, तो बिल्कुल है। चलिए इसको बताइए ये द्विघात होगा कि नहीं होगा, तो ये भी द्विघात होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब सरल कीजिएगा भाई, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। x² - 2x बराबर अपने जगह पे, -2 से -3 में गुना कीजिएगा तो -6, और -2 से x में गुना कीजिएगा तो +2x हो जाएगा। आप इसको कुछ भी कर लीजिए, इस दोनों को उठाकर इधर ले आइएगा। इसको थोड़ा और हम कर देते हैं, x², ये -2x, ये माइनस का है, ये प्लस का, इसीलिए नहीं कटा है। यहाँ पे देखिएगा तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसीलिए कट गया। उठाकर इधर लाइएगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस का हो जाएगा 6, ये प्लस का 2x इधर आया तो -2x बराबर 0। अब इसको सरल कर लीजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस टू है, माइनस दो गो एक्स माइनस दो गो एक्स हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात है? तो कहिएगा हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार अतः लिख लीजिएगा। जिसमें द्विघात होगा इसी प्रकार लिखते अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। और न हो तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण, केवल यहाँ पे शब्द जोड़ देंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखिए। इसमें देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हम देखने से ही कर देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही x में x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी x में x से गुना होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव ऐसे सोल्व करेंगे। फिलहाल इसको अच्छे से हम लोग तोड़ते हैं फिर देखते हैं। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब कैसे नहीं है? अब आइए विस्तार पूर्वक इसको तोड़ते हैं, बात समझिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे। सबसे पहले तो गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। x में x से गुना करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, x में प्लस x है तो x हो जाएगा, माइनस 2 से x में है तो माइनस 2x। और फिर क्या बोलते हैं माइनस 2 से प्लस 1 को गुना करेंगे तो माइनस 2 हो गया। फिर सेम लॉजिक इधर भी x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x में प्लस 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 से प्लस 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, सजातीय पद का जोड़ घटाव कर लीजिए। उससे पहले देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर बराबर के ईश्वर बराबर के ऊपर भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। कटने के बाद द्विघात पावर हो गया गोल। अब ये द्विघात नहीं रह गया, अभी रैखिक बन गया। लेकिन थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं, आगे सजाव हो जा देते हैं। माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस 2x में से प्लस एक्स जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 2 इधर हो जाएगा। 3 एक्स में से 1 एक्स गया तो 2x माइनस 3, उठाकर सबको इधर ले आइए। माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये प्लस में माइनस में इधर आया तो प्लस में, बराबर हो गया 0। माइनस 2x माइनस एक्स हो गया माइनस का 3x प्लस 3 माइनस 2 हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब कहिएगा क्या ये द्विघात है? तो बिल्कुल ये द्विघात नहीं है। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। बात समझ आया? ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि चर का मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, 1 है। क्या ये सवाल को आप सेम इसी आधार पर सॉल्व कीजिए। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? तो भूल से भी नहीं। देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ भी x इंटू 2x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये ना कहिएगा 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, नहीं, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा, फिर तो ये द्विघात समीकरण होगा। चलिए इसको भी थोड़ा बहुत हम सोल्व कर देते हैं। ये द्विघात समीकरण है। इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का 4 ऑप्शन रहेगा। इसी टाइप से आपको सोल्व करना रहेगा, लेकिन वहाँ फास्ट हम लोग करेंगे। x में 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x में प्लस x है तो हो जाएगा x, माइनस 3 से 2 में तो माइनस हो जाएगा 6x 3 दूना, अब फिर माइनस 3 से 1 में तो माइनस का 3 बराबर x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, अब 5 में x से गुना करेंगे तो 5x। सबको उठाकर इधर ले आइए। देखिए भाई 2x स्क्वायर का हो गया 2x स्क्वायर, और 6 गो x में से 1 गो x चल जाएगा तो माइनस का 5x माइनस 3, उठाकर इधर से इधर ले आइए। ये प्लस में इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आया तो ये भी माइनस का 5x बराबर 0। सजातीय पद का जोड़ घटाव कर लीजिए। 2 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 5x हो गया माइनस का 10x और माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो 100% ये द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं बात ये समझ गए। चलिए आगे आइए। आगे सेम लॉजिक से उसी प्रकार बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। अभी जो सवाल बनाए थे सेम उसी आधार पे खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, खुद से सॉल्व करके कमेंट में बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको देखिए, यहां ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है पहले से। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुने a और गुने हो गया b। आगे देखिए थोड़ा गौर से, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ बराबर के उस पार भी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो 3x का हो गया 3x प्लस 1 बराबर
2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 दूना माइनस का 4x, सबको उठाकर इधर ले आइए। तो ये हो गया पहले से 3x प्लस का 1, ये प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4, ये माइनस 4x इधर आया तो प्लस 4x इक्वल टू 0। 4x 3x हो जाएगा कितना 7x, माइनस 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात है? तो बिल्कुल भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, सेम इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में भी आता है। उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होगा। आगे आइए, इस टाइप के सवाल को देखिए। यहाँ पे देखने से लग रहा होगा कि पावर 3 है, देखने से आपको लग रहा होगा ये पावर 3 है मतलब द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन भूल से भी गलती मत कीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब कीजिएगा तो एक्स क्यू यहाँ भी आएगा, x में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यू यहाँ भी आएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, मतलब ये 100% द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब कहिएगा कैसे, तोड़ के देखिए कैसे। चलिए तोड़ते हैं इसको। a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, न पता है तो हम यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए। a प्लस बी का होता है होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सबसे पहले इसको इस कॉन्सेप्ट पे तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए भाई, इसको जब आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी के जगह पे 2 हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर बराबर, इधर देख लीजिए 2x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, 2x में 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यूब, ये माइनस 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x का 2x हो जाएगा। देखिए एक चीज बात, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है, यहाँ पे 2 गो x क्यूब और यहाँ पे 1 गो x क्यूब। अगर ये 2 गो ना होता, अगर ये कट जाता x क्यूब से x क्यूब तो द्विघात समीकरण हो जाता। फिलहाल ये नहीं कटने वाला है क्योंकि यहाँ पे 2 गो द्विघात समीकरण, मतलब 2 गो x क्यूब है त्रिघात पावर, और उधर 1 गो है, इसीलिए ये कटने वाला नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यू का हो जाएगा एक्स क्यू, 2 का क्यू हो गया 8 और प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2 मतलब 4 तिया 12x, बढ़ाइए उसको आगे, ये हो जाएगा 2x क्यू माइनस 2x। ठीक है, सबको उठाकर इधर ले आइए। जैसे ही सबको उठाकर इधर लाइएगा तो एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब और प्लस का 2x इक्वल टू 0। सजातीय पद का जोड़ घटाव कर लीजिए भाई। एक्स क्यू का हो गया सॉरी देखिए ना, यहाँ पे 2 गो एक्स क्यू है ना, तो 2 गो एक्स क्यू में से 1 गो एक्स क्यू घट जाएगा तो माइनस का एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर, एक गो टर्म है तो प्लस 6x स्क्वायर हो गया प्लस 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 14x प्लस हो गया 8 इक्वल टू 0। क्या ये तो आपको द्विघात नजर आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं द्विघात है। ये जो पावर देख रहे हैं चर का पावर 3, ये त्रिघात है, मतलब अतः दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। सेम इसी लॉजिक से खुद को इस सवाल को तोड़िए, ये 100% द्विघात होगा। कहिएगा कैसे? तो यहाँ देखिए एक गो है, यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यू कीजिएगा तो एक्स क्यू यहाँ भी आएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, मतलब ये निश्चित रूप से यहाँ पे 2 होने की वजह से ये द्विघात नहीं हो पाया है। यहाँ पे 2 वगैरह नहीं है, मतलब ये 100% द्विघात है। ठीक है, ये 100% द्विघात समीकरण है। इसको खुद से तोड़िए, ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिए सेम इसी आधार पे, बशर्ते वहां पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है a माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला याद है तो बढ़िया है, नहीं तो लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बस यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। वैसे यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगा, उसी प्रकार वहां लगने वाला है a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए, तो प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आता है। 4 ऑप्शन रहेगा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, या बताइए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अगर द्विघात समीकरण का पहचान आपको पता है तो यही बताना, बड़ी बात नहीं है कि कौन द्विघात है या नहीं है। चलिए, ये जो सवाल है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का सवाल है। ठीक है, देखिए हम आपको द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि बताए थे। गुणनखंड विधि मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट, द्विघात सूत्र और एक पूर्ण वर्ग विधि। तो इस टाइप के सवाल को ना आप जिस विधि से इच्छा हो हल कर सकते हैं। सवाल एग्जाम में जो पूछेगा तो ये बात नहीं लिखा रहेगा, बस ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा। इस स्टेटमेंट के सहयोग से उस समीकरण को हल करके
उस अज्ञात राशि का मान निकालना रहता है। जैसे इस सवाल को देखिएगा तो एक क्या लिखा हुआ है 2 नंबर, इस बात को देख लीजिए कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ कहीं भी निरूपित कर देना है। अगर सवाल निरूपित करके अगर सवाल में अगर लिखा हुआ है हल ज्ञात करना है तो हल कर दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग हल भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये निरूपित करने के लिए नहीं कहा जाता है। वहाँ डायरेक्ट मान पूछेगा कि बताइए इतना इतना का मान क्या होगा। जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, 1 नंबर 2 का 1 नंबर क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड, कोई एक आयताकार क्षेत्र है, भूखंड मतलब कोई क्षेत्र है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब उसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्र है ना उसकी जो लंबाई है मीटर में, चौड़ाई के मतलब लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ये पहला मतलब 2 कथन तक दे दिया। एक कथन ये कह रहा है, एक कथन यहाँ हुआ कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, ये पहला कथन हो गया। यहाँ से दूसरा कथन स्टार्ट हो रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, ये दूसरा कथन हुआ। तो हमें क्या निकालना है, भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। ये प्रश्न का कहना है कि जो आयत है ना उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालें। ना हमें लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई के बीच एक संबंध दिया हुआ है। अगर गौर से देखिएगा तो क्या संबंध है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो अगर चौड़ाई का वैल्यू सपोज एट x लेंगे तो लंबाई का जो वैल्यू होगा ना x का दुगुना तो हो जाएगा 2x। इससे कितना ज्यादा है तो कह रहा है 1 अधिक है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हमें नहीं पता लंबाई और चौड़ाई, तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई लिखना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। जिसी चौड़ाई आप x लिए हैं तो इसीलिए प्रश्न से, अब कथन के अनुसार प्रश्न से लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो लंबाई जो होगा ये डिपेंड करता है चौड़ाई पे। अगर चौड़ाई को x माने हुए हैं तो x का दुगुना हो जाएगा 2x, उससे भी 1 ज्यादा। तो प्रश्न से आयताकार भूखंड का लंबाई, ये लंबाई बराबर हो जाएगा 2x + 1 मीटर। अब आपको लंबाई चौड़ाई दोनों पता चले गया। अब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से L गुने B बराबर कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। L गुने B लिखिए, यानी तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528। अब देखिए L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा L का वैल्यू है 2x + 1 इंटू B का वैल्यू कितना है x। इसी का वैल्यू इतना का वैल्यू कितना के बराबर है 528। इसको आप सोल्व कर लीजिए। क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का वैल्यू लंबाई के जगह पे, चौड़ाई का वैल्यू चौड़ाई के जगह पे, बराबर कर दिए 528। अब इसको तोड़िए, देखिए जैसे इसको तोड़ेंगे 2x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x²। 1 में x से गुना करेंगे x, इधर जो प्लस का 528 इधर आएगा तो हो जाएगा -528 = 0। अब इसका 2 विकल्प है, या तो आप फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए या नहीं तो इसको द्विघात सूत्र पे ले चलिए। 2 विकल्प है, या तो इसका फर्स्ट इंटू लास्ट कर लीजिए या नहीं तो द्विघात सूत्र पे ले जाइए। हमें लाना कितना है x, मतलब मिडिल वाला टर्म लाना है, 1 लाना है। ठीक है, चलिए हम इसका आभाज क्या बोलते हैं, इसका हम लोग ना फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट कितना है, तो फर्स्ट हो गया 2x² और लास्ट कितना है 528। गुना कीजिएगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और 2 दूना 4, 1 हो गया 5 और 5 दूना हो गया 10। ठीक है, इसका आभाज गुणनफल करिए। अगर 1056 है ना,
इसका अभाज्य गुणनखंड है। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 528। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक 12 और 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 दूना 26, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 66। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 33। फिर 3 से लगेगा तो 11। ठीक है, ये जो अभाज्य गुणनखंड निकला है इसके सहयोग से मिडिल वाला टर्म हमें लाना है। देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है, कैसे आएगा। तो 11 तिया हो जाएगा 33, 11 तिया 33, 1 2 3 4 5। देखिए गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 11 तिया 33। अगर 33 में से 32 को घटाएंगे तो निश्चित रूप से 1 आ जाएगा। ठीक है, और 32 गुने 33 कीजिएगा तो 1056 भी हो जाएगा। हो गया, फर्स्ट इंटू लास्ट। अब तोड़ दीजिए इसका। चलिए बढ़ाते हैं आगे। आगे क्या लिखा जाएगा उस बात को ध्यान दीजिए। हम लोग लिखेंगे 2x²। अब ये देखिए प्लस का x लाना है कि माइनस का? प्लस का लाना है, तो प्लस का 33x माइनस का हो गया 32x माइनस हो गया 528, माइनस 528 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन देखिए, तो इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप क्या कीजिए, दोनों में कॉमन नहीं है तो x तो कॉमन है, तो x को निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 33। फिर देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो सबसे पहले माइनस निकालिए। और क्या बोलते हैं 32 से 528 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन 16 से दीजिएगा तो लग जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए, हम 32 गुने 33 किए हैं तो 1028 आ रहा था, 1056 आ रहा था, 1056 आ रहा था। मतलब अगर 33 से 32 गुने 33 था, तो अगर मतलब हम लोग 32 से अगर इसमें भाग देते हैं ना तो पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। अब भाग देकर देखना चाहते हैं, मतलब 32 से भाग देना चाहते हैं तो भाग देकर देख लीजिए, पूर्णतः नहीं लगेगा। वही अगर 16 से लगाइएगा भाग तो ये पूर्णतः लग जाएगा। ठीक है, इस दोनों में देखा जाए तो 16 कॉमन आ जाएगा। 16 दूना 32 और 16 से इसमें 528 में भाग दीजिएगा तो कई बार भाग लगेगा। हाँ, कितना हो जाएगा 16 16 तिया हो जाएगा आपका 48। घटा दीजिए, 52 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 8। फिर से 16 तिया 48, मतलब 33 मरते भाग लग रहा है। अगर भाग देखा जाए तो 16 तिया 48 कट जा रहा है। मतलब अगर 16 इस दोनों में कॉमन देखे तो 16 दूना 32 और 16 से 528 भाग दे तो 33 वाले में भाग लग रहा है। मतलब दोनों में से 16 कॉमन आ रहा है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। दोनों में से हम लोग -16 कॉमन निकालते हैं, तो 16 दूना 32 तो हो गया 2x, माइनस में से माइनस निकल गया तो हो गया प्लस, और 16 से 528 भाग दीजिए 33 बार में, बराबर हो गया 0। अब यहाँ भी 2x प्लस 33, यहाँ भी 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 क्या कीजिए बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस हो गया 16 बराबर हो गया 0। अब यहाँ से दो काम करेंगे, गुणनखंड तो टूट गया। अब यहाँ से लिखेंगे जब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और फिर लिखा जाएगा जब x माइनस 16 इक्वल टू 0। गौर से सोचिए, ये जो प्लस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3, तो 2x सॉरी 33 है ना, तो 2x बराबर ये प्लस 33 इधर आया था -33, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -33/2। फिर यहाँ देखिए -16 उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा। x को आप क्या माने हुए हैं, तो x को माने हुए हैं आयताकार भूखंड की चौड़ाई। क्या चौड़ाई कभी ऋणात्मक होगा, तो बिल्कुल नहीं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे असंभव। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू कहिएगा 16 आ गया। तो जो माना कि लिखे थे ना वो अतः लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग अतः क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 16 आया है, गौर से लिखें यहाँ पे, अगर देखिएगा तो x का वैल्यू 16 आया हुआ है, तो यही अतः बन जाएगा। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, मतलब चौड़ाई का वैल्यू देखा जाए तो चौड़ाई बराबर हो गया x मीटर, x का वैल्यू कितना आ गया 16 मीटर, x के जगह पे हो गया 16 मीटर। यही अगर लंबाई देखा जाए तो लंबाई कितना है 2x प्लस 1 मीटर। तो देखिए थोड़ा गौर से, 2 मतलब x के जगह पे 16 डालेंगे तो 16 दूना 32, अब 32 एक हो जाएगा 33 मीटर। तो ये रहा लंबाई का, चौड़ाई का वैल्यू, ये रहा लंबाई का वैल्यू। तो आपको यही पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई याद करें, तो लंबाई और चौड़ाई निकल गया। बस
अतः लिख लीजिएगा, यहाँ माना की जगह पे अतः कीजिएगा। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, x के जगह पे 16। फिर तथा आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 2x प्लस 1, 16 दूना 32 प्लस 1 33 मीटर हो जाएगा। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है सवाल 2 नंबर 2 का 2 कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार। जैसे 3 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 4 आएगा, 22 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 23 आएगा, 131 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 132 आएगा। ये हो गया लगातार। तो दो लगातार मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है ना 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ना हमें पहला पता है ना हमें दूसरा पता है। अगर पहला को x लेंगे तो निश्चित रूप से इसका अगला निकालने के लिए इसमें 1 जोड़ देंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। कैसे? तो देखिए अगर पहला पूर्णांक 2 होगा तो इसके जस्ट वाला नंबर क्या होगा 3, इसके जस्ट आगे क्या होगा कैसे बता दिए, तो 2 में आप 1 जोड़ें। अगर पहला 131 था तो दूसरा कैसे 132 हो गया, इसमें आप 1 जोड़ें तो नेक्स्ट का नंबर निकल गया। मतलब लगातार निकालने के लिए अगर पहला पता और दूसरा निकालने के लिए उसमें 1 क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 लिखेंगे। माना कि क्योंकि यहाँ 2 कह रहा है तो माना कि पहला पूर्णांक वो भी धनात्मक कह रहा है तो माना कि पहला धनात्मक, x का वैल्यू अगर ऋणात्मक आएगा वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ धनात्मक कह रहा है। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हो गया x, तो पहला x होगा तो इसीलिए प्रश्न से दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। कैसे प्रश्न से काहे लिखे, तो प्रश्न का तो कहना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला x लिखे हैं तो इसीलिए प्रश्न से दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। दोनों पता चल गया। अब कहना यह है कि इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है ना वो 306 है। अब फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्न से पहला, तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, इस दोनों का गुणनफल हो गया 306। गुणनखंड तोड़ के फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ लीजिए। तो देखिए भाई x में जब x से गुना करेंगे तो हो गया x स्क्वायर, x में x से गुना करेंगे x, वो प्लस का 306 इधर आया तो माइनस का 306 बराबर हो गया 0। तोड़िए फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट हो गया x स्क्वायर, लास्ट हो गया 306, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा देखिए ना x स्क्वायर में माइनस 306 से गुना कीजिएगा कितना हो गया माइनस 306 x स्क्वायर। 306 का आभाज्य गुणनफल तोड़िए 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 153। देखिए ना 2 एकाई 2, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। फिर ये 2 से लगने वाला तो है नहीं, 3 से लगाइए, 3 पचे 15 और 3 एकाई 3, फिर 3 से लगाइएगा तो 17, 17 या 51, फिर 17 से लगाइएगा 17 एकाई 17। लाना है कितना बीच वाला टर्म, तो बीच वाला टर्म लाने के लिए क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे देखिए ना इसको गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18 और 17 का हो गया 17। अगर 18 में से 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, जो कि मिडिल वाला टर्म भी है 1 हो गया, टूट गया फर्स्ट इंटू लास्ट। अब इसी को सजा कर लिख दीजिए, मतलब 17 और 18 से ये फर्स्ट इंटू लास्ट टूट रहा है। तो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x, क्योंकि प्लस में x है, माइनस का 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए इस दोनों में कॉमन, तो इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है x के अलावा, तो x कॉमन निकालिएगा। x स्क्वायर में से x निकला तो x प्लस का हो गया प्लस, 18x में से x निकल गया तो हो गया 18। इस दोनों में देखिएगा तो माइनस कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस निकाल लीजिए। 17 एकाई 17 और 17 में 306 से भाग दीजिएगा, 17 में 306 से मतलब 17 को 306 से भाग दे दीजिएगा तो 18 बार लग जाएगा। तो माइनस 17 अगर बाहर निकाल दीजिएगा तो हो गया प्लस का x, माइनस निकला तो हो गया प्लस, 17 से 306 भाग दीजिएगा, 18 बार भाग लग गया, बराबर आ गया 0। कैसे, तो अभी ना 306 का आवाज गुणनफल तो रहे थे तो उसमें 17 और 18 दोनों आ गया था। x प्लस 18 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 18 निकल गया तो अंदर क्या बच गया x माइनस हो गया 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। अब लिखिए जब x प्लस 18 इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा जब
x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर देख लीजिए, जैसे ही इसको तोड़िएगा यहाँ से x का मान निकालिएगा, ये प्लस 18 हो जाएगा तो माइनस 18, मतलब x बराबर माइनस 18। ये माइनस 17 उधर जाएगा तो प्लस 17, x बराबर हो गया प्लस 17। पूर्णांक कैसा था? धनात्मक, देख रहे हैं, धनात्मक, मतलब ये हो जाएगा असंभव, x का वैल्यू ये नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या निकल गया? तो x का वैल्यू 17 आ गया। ठीक है, तब क्या लिखिएगा? जो माने थे ना वही अतः बन जाएगा। आपसे क्या कह रहा है? तो आपसे कह रहा है हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है तो देखिए पूर्णांक क्या क्या निकला। x का वैल्यू 17 आया, तो पहला पूर्णांक पहला हो गया 17, दूसरा हो जाएगा 17 1 18। तो लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x। पूर्णांक बराबर हो गया x, x के जगह पे हो गया 17। ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर हो गया कितना? x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 बराबर हो गया 18। ठीक है, इस टाइप से ये आपका सवाल बन गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। ये धनात्मक होगा। चलिए, तो इस टाइप से ये 2 का 2 नंबर भी सवाल बन गया। अब आते हैं 2 का 3 देखते हैं क्या कह रहा है, इसको देखिए। प्रश्न संख्या 3 का कहना है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यह पहला कथन होगा कि रोहन की जो माँ है ना, यहाँ 2 व्यक्ति है, एक रोहन है, एक उसकी माँ है। दोनों, रोहन की जो माँ है ना, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, पहला कथन। दूसरा कथन में कह रहा है उनकी आयु का जो गुणनफल है ना, अब से 3, वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अभी वर्तमान किसी का 10 साल है तो 3 साल बाद कितना होगा? 3 जोड़ दीजिए, 13 हो जाएगा। अभी किसी का वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो 3 साल बाद, 3 साल पश्चात तो कितने साल का रहेगा? तो 18 साल का रहेगा। कैसे बता दिए? 3 जोड़ दिए इसमें और कुछ नहीं किए। ठीक है, वही काम यहाँ करना है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मतलब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना। हमें ये नहीं पता है कि रोहन का वर्तमान आयु क्या है। तो अगर रोहन का वर्तमान आयु x लेंगे तो उसकी मम्मी का कितना होगा? तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन का उम्र x वर्ष होगा तो उसकी मम्मी का जो उम्र होगा, उसकी मम्मी का वो कितना हो जाएगा? x प्लस 26 हो जाएगा। 26 वर्ष बड़ी है, बस हो गया। यहाँ से 3 वर्ष बाद का बोल रहा है, 3 वर्ष बाद का निकाल देंगे, दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है, तो गुणनफल कर देंगे, गुना 360 हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे सबसे पहले माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब इसीलिए प्रश्न से रोहन की माँ की वर्तमान आयु, या रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ का वर्तमान आयु। तो सुनिए थोड़ा गौर से, रोहन की जो माँ है ना, रोहन से कै वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तो हो जाएगा x प्लस रोहन का वर्ष हो गया, x हो गया, और उसकी मम्मी उससे 26 वर्ष बड़ी है तो 26 जोड़ दीजिए, हो गया 26 वर्ष। अब सवाल का कहना है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमको तो ये पता है कि रोहन का वर्तमान x है, तो रोहन 3 वर्ष बाद कितना साल का रहेगा? तो x प्लस 3, और उसकी मम्मी x प्लस 26 जोड़ 3, मतलब 3 वर्ष बाद निकालना है, तो इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो रोहन की आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु,
रोहन की माँ का आयु कितना हो जाएगा? तो अभी रोहन की माँ का जो आयु है वो x+26 है, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? x+26 3 29 वर्ष। मतलब ये हुआ कि अभी रोहन की माँ का x+26 है, 3 वर्ष बाद हो जाएगा x+29। अब प्रश्न का कहना है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का जो गुणनफल है 360 है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिए, पुनः प्रश्न से इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, तो रोहन का हो गया x+3 और उसकी माँ का हो गया x+29। 3 वर्ष बाद ये रोहन का आयु, 3 वर्ष बाद इसकी माँ का आयु, ये जो गुणनफल है ये कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। चलिए इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़िएगा तो x में x से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, x में 29 से कीजिएगा तो 29x हो जाएगा, 3 में x से गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, और 29 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 3 हो गया 27, 3 दूना 6, 6 2 हो गया 8, 87, ठीक है, बराबर हो गया 360। चलिए इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, आइए इसको अब तोड़ते हैं। जब इसको आप तोड़ेंगे ना तो कीजिए क्या, सजातीय पद का जोड़ घटाव कीजिए, उसको उठा के इधर ले आइए, x² का x², 29 को x और 3 को x कितना हो जाएगा? 29 3 32x प्लस 87, ये प्लस 360 इधर आ गया तो माइनस 360 बराबर हो गया 0। आगे बढ़ाइए, x² का x² प्लस का 32x माइनस 360 में 87 घटाइए। देखिए भाई 0 में से 3 जाएगा मतलब 7 जाएगा तो हो जाएगा 3, ये हो गया कितना? ये हो गया 5, एक पंचा लिया हो गया 15, 15 में से 8 गया तो हो गया 7, ये हो गया 273 इक्वल टू 0। तोड़ दीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट, 273 और मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो हो गया x² में 273 से गुना कीजिएगा माइनस 273, तो माइनस 273 आएगा, 273 का आवाज गुणनफल करिए। क्या ये किससे लगने वाला है? 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 9 27 और 3 1 3 91 बार में लग जाएगा। फिर आगे 3 से लग जाएगा कितना? 3 से तो नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, ठीक है, 13 7 91, 7 से लगाते हैं तो 13 बार में लग जाएगा, हो गया। अब देखिए मिडिल वाला टर्म क्या है? 32 लाना है, तो 32 लाना है तो कैसे कैसे आएगा देखिए थोड़ा गौर से, 7 3 हो गया 21 और 13 का हो गया 13, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक, 3 1 4 हो जा रहा है, 2 1 3 34 हो जा रहा है, 13 3 39। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा तो ऐसे करना पड़ेगा, ये जो 3 है ना, इस 3 का और 13 को एक साथ लेंगे तो 13 3 हो गया 39, इस 3 को और इस 13 को एक साथ ले लिए तो 13 3 39 हो गया, और 39 में से 7 घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो हाँ बिल्कुल 32 आ जाएगा, 39 में से 7 गया तो 32। अब प्लस 32 लाना है तो प्लस 39 में से 32 घटा दीजिए, आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट का कितना से टूटा? 39 और 7 हो गया। चलो इसी को अच्छे से व्यक्त कर दीजिए, क्या लिखा जाएगा उसको ध्यान दीजिए। हम लोग लिखेंगे क्या? x² प्लस 32x के जगह पे लिखेंगे 39x माइनस हो जाएगा कितना? 7x माइनस 273 इक्वल टू हो जाएगा 0। इस दोनों में कॉमन देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो x के अलावा तो x निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 39, यहाँ देखिए माइनस तो कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 7 निकलेगा, इसमें भी 7 निकल जाएगा, भाग दीजिएगा तो 39 बार में लग जाएगा, तो x माइनस 7 निकल गया तो हो गया x, अब प्लस ये हो जाएगा 39 इक्वल टू 0। अब इस पद में भी से और इस पद में दोनों में से x प्लस 39 निकल गया, तो x प्लस 39 निकल गया तो अंदर बच गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिखेंगे जब x प्लस 39 इक्वल टू 0, अब यहाँ से लिखेंगे जब x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए भाई ये प्लस 39 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 39, मतलब लिखा क्या जाएगा? x बराबर माइनस 39, ये माइनस 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर प्लस 7। तो गौर से सोचिए x का वैल्यू प्लस 7 ये संभव है, माइनस 7 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असंभव, ठीक है। अब x को आप क्या माने थे? तो रोहन की वर्तमान आइए लास्ट में लिखेंगे अतः रोहन का वर्तमान आयु, अतः रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष
एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 7 आया है तो लिखा जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, हमें केवल रोहन का पूछ रहा था तो रोहन का भी निकल गया। तो फिर लिख देंगे तथा उसकी मम्मी का, तथा रोहन की माँ का वर्तमान आयु, रोहन की माँ का वर्तमान आयु। तो रोहन के माँ का जो वर्तमान आयु है वो कितना है, x प्लस 26, ये तो 3 साल बाद का है, x प्लस 26, x प्लस 26 वर्ष। x के जगह पे कितना डालिएगा, x के जगह पे 7 डालिएगा, तो 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा, तो 7 प्लस 26 हो जाएगा आपका कितना, 33 वर्ष। चलिए ठीक है, तो केवल आपको आंसर आपका यही भी कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके माँ का भी लिख दीजिए, पूर्ण रूप से ये सवाल आपका बन गया। ठीक है, तो ये जो सवाल कह रहा था कि रोहन का और उसके माँ का जो वर्तमान आयु निकालिए, ये निकल गया। चलिए ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु और उसके माँ की वर्तमान आयु याद करना था। सबसे पहले उसके रोहन का मान लिया, उसकी मम्मी उससे 26 वर्ष बड़ी थी तो x प्लस 26 हो गया। 3 वर्ष बाद के लिए कहा जा रहा था तो 3 वर्ष बाद का निकाले दोनों का, फिर उसका जो गुणनफल 360 था गुना कर दिए, सरल किए, x का वैल्यू 1 प्लस आता है, 1 माइनस 39 असंभव हो गया। चलिए आगे आइए, ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, पहला कथन। अब यहाँ से एक दूसरा कथन शुरू हो रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया जाता है, कम होती है, जैसे चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा, तो कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते हैं हमें रेलगाड़ी की चाल का। स्वाभाविक है, अगर चाल को आप कम कीजिएगा, चाल अगर कमेगा तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, अगर चाल घटेगा तो समय बढ़ जाएगा। तो देखिए इस चाल घटने से पहले भी कुछ चाल रहा होगा, ठीक है, और चाल घट जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, तो पहले भी कुछ समय लगता होगा चाल घटने से पहले। जब एक समान चाल से चल रहा होगा उस समय भी कुछ चाल होगा, उस चाल से भी कुछ समय लगता होगा। चाल में क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया गया तो समय में भी परिवर्तन हो गया। तो हमको करना क्या है, 2 काम करना है। पहले तो हम चाल मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे, समय हमको दूरी हमको दिया हुआ है 480 किलोमीटर, और दोनों स्थिति में दूरी उतना ही है। चाल पता है, दूरी पता है, समय निकाल लेंगे, छोड़ देंगे। फिर पुनः प्रश्न से चाल को घटा देना है पहले के तुलना में, चाल घटेगा, फिर इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा उस समय को निकाल लेंगे। ये दोनों समय का जो अंतर होगा ना वो 3 घंटा के बराबर है। मतलब जो पहले समय लगता था वो, चाल घटने के बाद समय लगेगा वो, तो पहले वाले में से दूसरे वाले का समय घटा देंगे तो 3 घंटा के बराबर आ जाएगा, क्योंकि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेते हैं। ठीक है, मतलब पहले कम लेता था, पहले स्थिति में समय 3 घंटा कम था, और दूसरे स्थिति में क्या हुआ, 3 घंटा ज़्यादा हो गया। तो देखिए भाई दोनों को बराबर करना है, या तो ये कम है तो इसमें 3 घंटा जोड़ दीजिए, ना तो इसमें से 3 घंटा घटा दीजिए, एक विकल्प ये है, या नहीं तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 3 घंटा के बराबर कर दीजिए। चलिए इस बात को हम आगे भी समझेंगे, पहले अभी जो काम करना है उस काम पे ध्यान देते हैं। पहले हमें रेलगाड़ी की चाल मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और इस चाल से ना 480 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगता है उस समय को निकालेंगे। लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब रेलगाड़ी की जैसी चाल मान ली है तो इस चाल से कितना दूरी तय करेगा, 480 किलोमीटर, तो कुछ समय लगेगा, तो बिल्कुल तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितना हो गया 480 किलोमीटर, और चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए भाई ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो उल्टेगा
तो घंटा ऊपर चल जाएगा, किलोमीटर नीचे आ जाएगा। देखिए ना, ये 480 किलोमीटर बटा ना कुछ एक हो गया, ये पलटेगा तो x और ये पलटेगा मात्रा, तो घंटा बटे मतलब घंटा बटे किलोमीटर होगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 480 में x से गुना करेंगे तो 480 x घंटा का घंटा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना होगा समय लगता है, 480 x घंटा, पहले स्थिति में। अब दूसरे स्थिति में चाल क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर कम कर देता है। तो प्रश्न से रेलगाड़ी की नई चाल, प्रश्न से रेलगाड़ी की नई चाल, देखिए चाल में परिवर्तन होगा, चाहे वो बढ़ाए चाहे घटाए, वो नई चाल बन जाएगा। तो रेलगाड़ी की नई चाल बराबर, रेलगाड़ी की नई चाल बराबर, तो पहले चाल है x, कितना कम कर रहा है, तो 8 कम कर रहा है, तो x माइनस कर दीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से भी 480 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो फिर वही बात लिखेंगे, यही बात कि पुनः रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो गौर से देखिए थोड़ा, इस बार केवल दूरी तो वही रहेगा, चाल बदल गया है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। गौर से देखिए दूरी कितना है, तो दूरी है 480 किलोमीटर, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। और चाल कितना है, तो कहिएगा चाल हो गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर से किलोमीटर कट जाएगा, ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 480 बटा, सॉरी ये यहाँ पे 480 ये बटा x रहेगा। ठीक है, इतना घंटा, ठीक है, ये गुना नहीं होगा, ये मात्रक पलटेगा, ये तो बट्टे में रहेगा। तो 480 बटा x घंटा, ये पहले स्थिति में, ये यहाँ उल्टा गलत लिखा गया हुआ था, ये 480 बटा x माइनस 8, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, बच जाएगा घंटा, तो 480 बटा x माइनस 8 घंटा हो गया। अब क्या हो रहा है सुनिए, ये 3 घंटा कम ले रहा है, ये 3 घंटा ज़्यादा लेता है। देखिए ना, 3 घंटा अधिक समय लगता है दूसरे स्थिति में, मतलब ये 3 घंटा कम है, ये 3 घंटा ज़्यादा है। दोनों को बराबर करना है, तो या तो इसमें 3 जोड़ दीजिए या नहीं इसमें से 3 घटा दीजिए, तब ना दोनों बराबर होगा। तो देखिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से ई हो गया जब 480 बटा x घंटा, इधर है 480 बटा x माइनस 8 घंटा। सुनिए थोड़ा गौर से, ये 3 घंटा कम लेता है, ये 3 घंटा ज़्यादा लेता है, दोनों को बराबर करना, तो ये तो ज़्यादा है, या तो इसमें से 3 घटा दीजिए या नहीं तो इसमें 3 क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए, कोई एक काम कीजिए। तो हम क्या करते हैं, उधर 3 घंटा घटा ही देते हैं या 3 घंटा इसमें जोड़ देते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए तो घटा ही देते हैं उधर। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें क्या किए, 3 घंटा घटा दिए। चलिए 3 घंटा घटाने के बाद ये समय और ये समय दोनों आपस में बराबर हो गया, घंटा 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 कॉमन निकल कर कट जाएगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा, तो लिखा जाएगा 480 बटा x बराबर ये हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8, माइनस हो गया 3, ना पूछे 1 दे दीजिए, बटा पर घटाव कर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये हो गया 480 बटा x बराबर x माइनस 8 और 1 का लसर x माइनस 8 हो जाएगा, इतना से इतना भाग दीजिएगा, x माइनस 480 का हो जाएगा 480 माइनस x, इसमें भाग दीजिएगा इतना बार, 3 से गुना कीजिएगा, तो देखिए भाई 3 इंटू x माइनस हो जाएगा 8। चलिए इसको और आगे बढ़ाइए, तो और आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, 480 बटा x बराबर 480 माइनस का माइनस 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, 8 3 24 हो जाएगा, अब बटा x माइनस 8 हो जाएगा। एक लाइन थोड़ा और सरल कर लीजिए, 480 बटा x का 480 बटा x, 480 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 504। ठीक है, 480 में 24 जोड़ेंगे तो 504, अब माइनस का 3x, अब बट्टा हो जाएगा x माइनस 8। अब यहाँ से एक काम करना पड़ेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए
x से इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा, ठीक है। तो थोड़ा गौर से समझिए, 400 लिखा क्या जाएगा, सो बात देखिए, लिखेंगे क्या, 480 में इतना से गुना होगा तो लिखा जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, इधर हो जाएगा x इंटू 504 माइनस हो जाएगा 3x। चलिए इसको गुना कीजिए, उठाकर सबको इधर लाइए। तो पहले इसको तोड़िए, 480 में x से गुना करेंगे तो 480x माइनस 480 में 8 से गुना कर देते हैं। या कुछ कॉमन उमन निकलने वाला है, 3 यहाँ कॉमन आ रहा, 3 यहाँ कॉमन आ रहा था। चलिए गुना कर, क्योंकि 3 से कटने वाला है, 8 4 12 कट जाने वाला। रुकिए थोड़ा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन थोड़ा सरल करते हैं। 480 इंटू एक्स माइनस 8, ये पहले ही करना चाहिए काम। दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 3 3 इकाई 3 हो जाएगा, 2 और 0 3 छक हो गया 18 और 3 अठे 24। देखिए तो 300 गुना करके 8 3 24 का 4 और 6 3 18 2 20 का 0, 3 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि 3 निकल गया। इस 3 से इसको काट दीजिए, कितना बार कटेगा, 3 इकाई 3 और 6 3 18, 160 बार कटेगा, 16 तिया 48। तो आपके पास कितना आ गया, 160 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर ये हो गया x इंटू 168 माइनस एक्स। चलिए गुना कर लीजिए, 160 में x से गुना करेंगे 160x माइनस 8 से गुना करेंगे तो 0 का हो गया 0, 8 छक हो गया 48 और फिर 8 इकाई 8 और 4 12, वैसे भी 16 8 128, 0 का 0 हो जाएगा। बराबर इधर देखिए 168x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको उठाकर इधर ले आएगा तो लिखा क्या जाएगा, 160x माइनस 1280 माइनस का 168x, इधर से इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सजातीय पद का जोड़ घटाव कीजिए, प्लस का एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, ठीक है। 160x माइनस 168 में से 60 जाएगा तो माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर हो गया 0। अब तोड़ दीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट, 1280 गुने 1 तो 1280 होगा, 1280 का भाज्य गुणनखंड तोड़िए, लाना है 8। हम इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर देते हैं, बाकी बात आप कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसका फर्स्ट इंटू लास्ट थोड़ा तोड़ देते हैं। 1280 का आप भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 0 640, 2 से लगाइएगा 320, 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 100, 2 से लगाइएगा 80, फिर 2 से लगाइएगा 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, आपको लाना है 8, यही ना। देखिए ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 है, ठीक, 8 गो 2 है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, 5 दूना 10 और 10 दूना हो जाएगा 20 और 20 दूना 40। देखिए ना, 5 दूना 10 10 दूना 20 20 दूना 40, इधर से 32, तो 40 में से 32 घटा दीजिए, आ गया 8, माइनस का 8 लाना है तो माइनस का 40x और प्लस का 32x कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा 8, माइनस का 8x, ठीक है। चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ दिया। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, थोड़ा बहुत और बढ़ाई देते हैं। तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 इक्वल टू हो गया 0। इस दोनों में कॉमन देखिएगा तो x निकालिएगा तो x माइनस 40, इसमें से प्लस 32 निकाल दीजिए तो ये भी हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 40 निकल जाएगा तो आपके पास अंदर बचेगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का एगो वैल्यू 40 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू एक माइनस 32 हो जाएगा। x क्या है, तो x को आप क्या माने हुए हैं, थोड़ा ये देख लीजिए, अच्छा इस पार्ट में ना माने हुए हैं, x को हम माने हुए हैं चाल, तो चाल कभी ऋणात्मक होगा नहीं। अब क्या माने हुए हैं, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x का वैल्यू कितना आया है, तो x का जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू 40 आया है। लास्ट में आप लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और x के जगह पे डाल देंगे 40 तो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इस हिसाब से ये प्रश्नावली आपका
पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। जल्दी हम लोग प्रश्नावली 4.2 को भी देखेंगे, फिर 4.3, 4.4, इसी टाइप से ये बीटीसी वाले पोर्शन बोलिए या एनसीईआरटी वाले जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ हम लोग भारतीय वन का भी द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।